हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? अच्छे ही होंगे ना बेटा। तो आज अपन ऑप्टिक्स का सेकंड पार्ट वे ऑप्टिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपने स्टार्ट में रे ऑप्टिक्स पढ़ा था, ठीक है। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा बेटा जी वेव ऑप्टिक्स की बात करेंगे अपन, ठीक है। अब जो वेव ऑप्टिक्स है, सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि ये वेव ऑप्टिक्स है क्या। जैसे जो रे ऑप्टिक्स थी उसमें हमने क्या देखा, रे ऑप्टिक्स क्या थी, फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच थी, यानी भौतिक विज्ञान की एक ऐसी शाखा थी जिसमें हमने प्रकाश को माना था किरण, और प्रकाश को किरण मानते हुए वहां पे हमने अध्ययन किया था प्रकाशीय घटनाओं का, ठीक है। प्रकाशीय घटनाएं जैसे परावर्तन की हमने बात की थी, अपवर्तन की बात की थी, वर्ण विक्षेपण की बात की थी, ठीक है। और यहां पर अपन अध्ययन करने जा रहे हैं वेव ऑप्टिक्स, यानी ये फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है बेटा, भौतिक विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें हम प्रकाश को मानेंगे तरंग। पूरे चैप्टर में हम प्रकाश को क्या मानेंगे? तरंग मानेंगे इसको। और प्रकाश को तरंग मानते हुए हम अध्ययन करेंगे बेटा जी प्रकाशिक घटनाओं का, ठीक है। और कौन कौन सी प्रकाशिक घटनाएं, यानी इसमें हम अध्ययन करेंगे परावर्तन का, अध्ययन करेंगे अपन अपवर्तन का, और इसमें देखेंगे अपन व्यतिकरण, इसमें देखेंगे अपन विवर्तन और ध्रुवण। ये प्रकाशिक घटनाएं हैं, ठीक है। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकाश को तरंग मानते हुए प्रकाशिक घटनाओं का, यानी इनका अध्ययन किया जाता है, उसी को हम बोलते हैं तरंग प्रकाशिकी, यानी वेव ऑप्टिक्स। ये चैप्टर थोड़ा अलग है बेटा, रे ऑप्टिक्स की कहानी अलग थी, ठीक है, और इसकी थोड़ी कहानी अलग है, ठीक है। जैसे जैसे अपन इस चैप्टर को कंप्लीट करते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे ये क्लियर होता जाएगा। और रही एक अच्छी बात कि एनसीईआरटी, यानी मेरी क्लासें देखने के बाद आप एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन फील ले पाओगे, ठीक है। तो यहां कुछ अपने को नया दिख रहा है, परावर्तन अपवर्तन आपने देखा, व्यतिकरण विवर्तन और ध्रुवण, ये क्या था, ठीक है ना। ये ध्रुवण, इस प्रकाशिक घटना में क्या होगा, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करेंगे। जैसे वायुयान के अंदर जो खिड़कियां होती है जैसे पोलराइड की, वहां पे क्या होता है कि बाहर से अगर प्रकाश ज्यादा आ रहा है तो वो प्रकाश को नियंत्रित करता है, अंदर प्रकाश कम जाने देगा, ठीक है। ये ध्रुवण से रिलेटेड है, चैप्टर में मैं आपको आगे बताऊंगा। ऐसे ही जो धूप के चश्मे हैं उसमें भी ये फिनोमिना होती है, क्योंकि धूप के चश्मे यानी बाहर से सन से धूप क्या आ रही है ज्यादा, तो प्रकाश की मात्रा नियंत्रित करके अंदर धूप कम जाती है, अपनी आंखों को अच्छा महसूस होता है, तो वो है ध्रुवण से रिलेटेड, वो अपन आगे पढ़ेंगे। परावर्तन अपवर्तन आप रे ऑप्टिक्स में पढ़ चुके हो। अब बात आई है व्यतिकरण और विवर्तन की। यहाँ पे मैं पूरी डिटेल नहीं बताऊंगा, यहाँ पे बस मैं आपको इतना बोलना चाहूंगा कि जैसे ये एक गत्ता है, इसमें दो स्लिट कर दिए अपन ने, यानी संकीर्ण छिद्र, यानी बहुत ही पतले, ये ठीक है, ये छिद्र नहीं है बेटा, ये इसको बोला S1, इसको क्या बोला S2। दो होल कर दिए ना इसमें और इसमें, यहां पे और यहां पे। तो जब आप इस गत्ते पर लेजर लाइट डालोगे तो इन दोनों छिद्रों पे लाइट गिरेगी, ठीक है। तो इसके सामने जो एक स्क्रीन रखी हुई है, पर्दा रखा हुआ है, उस पर्दे पर हमें कैसा पैटर्न दिखा, ध्यान से सुनो बेटा, इस पर्दे पर हमें कैसा पैटर्न दिखा, सुनो। हमें दिखा कि यहां पे प्रकाश पहुंचा, ठीक है, फिर यहां पर नहीं पहुंचा, फिर यहां पर प्रकाश पहुंचा, फिर यहां पर प्रकाश नहीं पहुंचा, इधर पहुंचा, यहां प्रकाश नहीं पहुंचा, फिर प्रकाश पहुंचा, फिर बेटा नहीं पहुंचा।
यानी हमें पर्दे पर ऐसा पैटर्न मिला। एक मिनट बेटा मैं चेक कर लेता हूं, काफी दिनों बाद क्लास लगाई है तो अपनी क्लास सही चल रही है क्या? हाँ बिल्कुल सही चल रही है और कंप्लीट दिख भी रहा है। अब देखो इसके अंदर दो छिद्र है, लेजर लाइट गिराई, यहां पे क्या है? पर्दा है। तो हमने देखा पर्दे पर यहां पे ये प्रकाश पहुंचा है, जहां पहुंचा है उसको बोला चमकीली पट्टिका, और इसको काली पट्टिका। यानी क्रॉस का मतलब यहां पे प्रकाश पहुंचा नहीं है, अंधेरा है, यहां पे चमक है, प्रकाश पहुंचा है, फिर यहां पे पहुंचा है, यहां नहीं पहुंचा। यानी ऐसा एकांतर क्रम में हो रहा है कि एक बार प्रकाश यहां पहुंचा, फिर नहीं पहुंचा, फिर पहुंचा, फिर नहीं पहुंचा। ठीक है। और ये जो है पट्टिका, जो चमकीली पट्टी है, इसको बोलते हैं बेटा फ्रिंज। चमकीली पट्टी को बोलते हैं दीप्त फ्रिंज, और जो ये काली पट्टी है इसको बोलते हैं अदीप्त फ्रिंज। इसका अध्ययन हम आगे करेंगे इसी चैप्टर के अंदर। लेकिन पर्दे पर ऐसी चमकीली और जो काली पट्टिका है, चमकीली और जो काली पट्टिका प्राप्त हो जाए इस प्रकार से। और सबसे बड़ी बात क्या है बेटा कि ये जो पट्टिका है इसको मैंने क्या बोला है? यहाँ पे फ्रिंज बोला है। तो बेटा जो ये फ्रिंज है, जैसे ये चमकीली फ्रिंज की चौड़ाई है, इसको मैं बीटा लिख रहा हूं, काली फ्रिंज की चौड़ाई है बीटा, यानी चाहे काली पट्टिका हो चाहे चमकीली पट्टिका हो, ठीक है ना। इसकी जो फ्रिंज चौड़ाई है, ये चौड़ाइयां बराबर थी व्यतिकरण की घटना में। इस प्रकार व्यतिकरण की घटना होती है। मैं आपको ऐसे फील दिला रहा हूं, वास्तविकता में आप व्यतिकरण आगे समझोगे। ठीक है, एक बार थोड़ा थोड़ा कि आपको ऐसा नहीं लगे व्यतिकरण कैसी घटना है ऐसे सॉरी बेटा। विवर्तन के बारे में, विवर्तन में क्या था? यहां पे दो छिद्र थे और यहां पे हमने क्या किया? एक छिद्र है, संकीर्ण छिद्र है एक यहां पे। तो इसके सामने जो स्क्रीन रखी हुई थी उसमें देखा हमने कि सेंटर पे सबसे ज्यादा प्रकाश पहुंचा है, फिर यहां नहीं पहुंचा, इधर भी नहीं पहुंचा, फिर यहां प्रकाश पहुंचा है लेकिन सेंटर से कम, इधर भी पहुंचा है। देखो यहां प्रकाश सबसे ज्यादा, फिर नहीं पहुंचा, फिर यहां पहुंचा है लेकिन सेंटर से कम, यानी यहां जितना प्रकाश पहुंचा है इसकी तुलना में यहां प्रकाश कम है, फिर यहां नहीं पहुंचा, फिर ऊपर और भी बेटा यहां पर देखो यहां सबसे ज्यादा प्रकाश पहुंचा, फिर और कम, फिर यहां इससे भी कम। ऐसा जो पैटर्न प्राप्त होगा वो विवर्तन में आएगा। ठीक है। अब रे ऑप्टिक्स के अंदर हम स्टडी कर रहे थे बेटा, ध्यान से सुनो। यहां पे बोला है कि प्रकाश एक तरंग है। ठीक है, तो मेरी बात सुनना आप ध्यान से कि हमने 11th में पढ़ा है क्या? साउंड वेव। ठीक है, यहां पे फिनोमिना वैसे ही होने वाली है, लेकिन इस चैप्टर में हम ध्वनि तरंगों के बारे में नहीं पढ़ेंगे, साउंड वेव के बारे में नहीं पढ़ेंगे। तो यहां पे हम किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रकाश तरंग, यानी हम देखेंगे यहां पे लाइट वेव के बारे में। समझ गए? अब हमने देखा कि साउंड वेव की बात करें तो साउंड वेव को संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे मैं बोल रहा हूं आपको सुनाई दे रहा है, ठीक है, अभी तो आप मोबाइल या लैपटॉप से सुनाई दे रहा है, लेकिन अगर अपन ऑफलाइन क्लास की बात करें तो जैसे मैं बोल रहा हूं आपको सुन रहा है, तो वहां पे एयर है, तब मैं बोल रहा हूं वो आपको सुन रहा है। अगर मीडियम नहीं होता तो आपको ऐसे लगता, यानी आपको सुनाई नहीं देता, क्योंकि बेटा निर्वात में साउंड वेव है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाती, यानी साउंड वेव है इसको जरूरत होती है माध्यम की। किसकी जरूरत होती है? माध्यम की। ठीक है। और ये जो लाइट वेव है ना, जो प्रकाश तरंग है, वो है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी ये क्या होती है? विद्युत चुंबकीय तरंगे। अपन आगे अध्ययन करेंगे इसका। ये क्या होती है? विद्युत चुंबकीय तरंगे, यानी इन विद्युत चुंबकीय तरंगों का एक पार्ट है दृश्य प्रकाश, जिसको हमने बोला लाइट वेव। ठीक है। अब बेटा क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना,
इसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। यानी ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ऐसी वेव है जो निर्वात में भी गति करती है। साउंड वेव निर्वात में गति नहीं करती। साउंड वेव को क्या चाहिए? माध्यम। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को माध्यम की जरूरत नहीं है। यानी प्रकाश क्या है? प्रकाश तरंग क्या है? एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो प्रकाश तरंग को माध्यम की आवश्यकता नहीं है, वो निर्वात में भी गति कर सकता है। अब रे ऑप्टिक्स के अंदर आपने जो चीजें ली, आपने या तो क्या लिया? एक मिरर लिया, ठीक है, या कोई पारदर्शी कांच लिया। तो हमने क्या देखा कि जो दर्पण है या गोलीय दर्पण ले लो बेटा, वो साइज क्या था? बड़ा था। जैसे ये मिरर है, ये जैसे पारदर्शी कोई कांच है, ये सेंटीमीटर वगैरह में है। देखो इसकी लेंथ किस में होगी? सेंटीमीटर या मीटर में होगी। मान लो ये मीटर का है, 1 मीटर का है, तो ये मिरर है मीटर कोटि का। मिरर क्या है बेटा? मीटर कोटि का है, ठीक है। ये भी मान लो मीटर कोटि का है। अब हम तरंग को कैसे दर्शाते हैं मैं यहां पे बता देता हूं, एक बार ऐसे ही बता रहा हूं बेटा। ये तरंग है, ये तो आप जानते हो कि इसकी लैम्डा यानी इसकी तरंग दैर्ध्य की बात करें, इस तरंग की क्या बात करें अपन? तरंग दैर्ध्य की बात करें बेटा। देखो तो इस चैप्टर में जो भी अपन बात करेंगे दर्श्य प्रकाश की बात करेंगे। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दर्श्य प्रकाश क्या है बेटा? विद्युत चुंबकीय तरंगों का ही एक पार्ट है। कौन सा पार्ट है बेटा? जिसकी तरंग दैर्ध्य क्या हो? 400 नैनोमीटर से कितनी हो? 750 नैनोमीटर। ये लगभग है, किसी बुक में 380 से कुछ नहीं होती है। तो जिनकी तरंग दैर्ध्य 400 नैनोमीटर से किसके बीच हो? 750 नैनोमीटर के, वो ही क्या है? दर्श्य प्रकाश होता है। ये तो आप जानते हो। इस चैप्टर में हम इसी पे स्टडी करेंगे। तो बेटा ये क्या है? लाइट वेव है। यानी ये प्रकाश तरंग को मैंने ऐसे दिखाया, एक बार ऐसे ही दिखाया। तो दो सुरंग है, इनके बीच की दूरी भी क्या है? लैम्डा है। ये दो गर्त है, क्रमागत होने चाहिए, इनके बीच की दूरी भी क्या है? लैम्डा है। ये आप पढ़ चुके हो। अब देखो एक चक्कर कंप्लीट, आधा और आधा, ये दूरी भी क्या है? लैम्डा है। आप जानते हो कि नहीं? प्रकाश की तरंग दैर्ध्य है, प्रकाश तरंग की ये क्या है? तरंग दैर्ध्य। अब देखो प्रकाश तरंग की तरंग दैर्ध्य 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर। मान लो हमने उस प्रकाश को लिया जिसकी तरंग दैर्ध्य है 400 नैनोमीटर। अब 400 नैनोमीटर का मतलब बेटा 400 गुणा 10 की पावर -9 मीटर लिख सकता हूं कि नहीं? 400 नैनोमीटर को मैं 400 गुणा 10 की पावर -9 मीटर लिख सकता हूं। इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं? 400 बटा, इसको नीचे लेके आए तो 10 की पावर +9 हो जाएगी और ऊपर मीटर है, देख लो। तो 2 जीरो कैंसिल आउट कर दो तो यहां पे 7, यानी 4 बटा 10 की पावर 7, यानी 0.0000 आगे मीटर। यानी 400 नैनोमीटर कहने का मतलब बेटा प्रकाश तरंग की तरंग दैर्ध्य बहुत छोटी है। प्रकाश तरंग की जो तरंग दैर्ध्य वो क्या है? बहुत छोटी है। देखो रे ऑप्टिक्स के अंदर क्या आता? जैसे मिरर की बात करी हमने, सेंटीमीटर या मीटर कोटि का है। तो मीटर कोटि की तुलना में, यानी इसको मीटर के में मेजर किया लंबाई, तो मीटर की तुलना में यहां पे क्या हुआ? नैनोमीटर का मामला था। तो वहां पे भी हमने उसी प्रकाश का अध्ययन किया, यानी दर्श्य प्रकाश के बारे में देखा, जिसकी तरंग दैर्ध्य थी 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर। बस फर्क ये था कि वहां पे जो फिनोमिना हो रही थी, जो घटना हो रही थी, वो मीटर कोटि वाले द्वारक के साथ हो रही थी, प्रकाश की घटना इसके साथ हो रही थी। लेकिन जो हमने ये व्यतिकरण और विवर्तन देखा है, व्यतिकरण और विवर्तन देखा है, इसमें मैंने आपको बोला था कि जो छिद्र की बात की थी हमने, ये जो छिद्र है, ये प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य होती है ना, उसकी कोटि का होता है। यानी बेटा ये जो छिद्र होता है ना, मैंने यहां पे समझाने के लिए फिर भी बड़ा बना दिया, ये छिद्र बहुत ही छोटा होता है। तो तरंग प्रकाशिकी में हम जो चीजें लेंगे
वो बेटा प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के लेवल की होगी। मैं आगे और डिटेल से बताऊंगा आपको इस चैप्टर में। ये व्यतिकरण विवर्तन की घटना तभी दिखेगी बेटा, ऐसे नहीं कि आपने एक गत्ता लिया, इसमें इतना बड़ा होल कर दिया, तो ऐसा नहीं होगा। छिद्र क्या होना चाहिए? संकीर्ण होना चाहिए, यानी लैम्डा की कोटि का होना चाहिए, तो ये घटना अपने को दिखेगी। बोलो कोई दिक्कत वाली बात है क्या बेटा? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इस पूरे चैप्टर में जब भी मैं सोर्स की बात करूं तो वेव ऑप्टिक्स में जो सोर्स होगा ना बेटा, वो कौन सा होगा? लाइट सोर्स होगा। इस चैप्टर के अंदर हम जिसकी भी बात करेंगे, प्रकाश स्रोत की बात करेंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए? प्रकाश। और प्रकाश कहां से मिलता है? प्रकाश स्रोत से। प्रकाश स्रोत जैसे बल्ब से प्रकाश मिल रहा है, तो ये भी लाइट सोर्स है। ट्यूबलाइट की भी बात करो तो वो भी क्या है? लाइट सोर्स है। टॉर्च भी क्या है? लाइट सोर्स है। सन भी लाइट सोर्स है। जहां से लाइट मिलती है वही क्या है बेटा? लाइट सोर्स है। अगर आप अपने हिसाब से कुछ लिखना चाहो जो मैंने बोला है तो वो लिख सकते हो। मैं देख सकता हूं कुछ कटा तो नहीं है क्या? हाँ चलो कोई बात नहीं है, कुछ नहीं कटा है, छाप सकते हो ना बेटा। अब देखो, अब हम यहाँ पे बहुत ही अच्छी अच्छी बातें पढ़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं यहाँ पे। और काफी लंबी क्लास आज वाली हो सकती है, और बेटा काफी दिनों के बाद अपन क्लास लगा रहे हैं, तो हो सकता है कि थोड़ी दिक्कत आ रही होगी, लेकिन कल से अपनी क्लास बहुत ही अच्छी रूटीन से स्टार्ट हो जाएगी। और आज अच्छे ढंग से ये साफ भी नहीं हो रहा है क्योंकि काफी दिन बाद आए हैं। अब देखो, अब हम नेचर ऑफ लाइट देखेंगे, यानी प्रकाश की प्रकृति को देखेंगे, ठीक है ना बेटा। तो यहां पर हम देखेंगे कि प्रकाश की जो प्रकृति है वो क्या है, नेचर ऑफ लाइट क्या है, उसका अध्ययन करेंगे। तो प्रकाश की प्रकृति को समझने के लिए मुख्यतया कुछ सिद्धांत है, उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये अब देखो, सुनो बेटा, प्रकाश की प्रकृति को समझने के लिए कुछ सिद्धांत। तो अब बात हो रही है किसकी? प्रकाश की प्रकृति की। अब प्रकाश की प्रकृति को समझने के लिए मुख्यतया 5 सिद्धांत प्रचलित है, ठीक है। एक सिद्धांत है बेटा न्यूटन का कणिका सिद्धांत, इसके बारे में अपन डिटेल से चर्चा करेंगे। न्यूटन का कणिका सिद्धांत, ठीक है। फिर हाइगन्स का तरंग सिद्धांत, एक बार लिख लो साथ साथ, उसके बाद अपन डिटेल से चर्चा करेंगे। हाइगन्स का तरंग सिद्धांत, फिर मैक्सवेल ने दिया विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। क्या था बेटा? मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत ये था। और था प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत ये था बेटा। और क्या था? डी ब्रोगली का द्वैत प्रकृति का सिद्धांत। क्या था? डी ब्रोगली का द्वैत प्रकृति का सिद्धांत। ये 5 सिद्धांत प्रचलित थे, यानी हमें नेचर ऑफ लाइट को समझना है, यानी प्रकाश की प्रकृति को समझना है, तो इन 5 सिद्धांतों से हम समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे न्यूटन का कणिका सिद्धांत,
जो न्यूटन ने दिया, हाइगन्स का तरंग सिद्धांत हाइगन्स ने दिया, मैक्सवेल का विद्युतचुंबकीय तरंग सिद्धांत मैक्सवेल ने दिया, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत प्लांक ने दिया, और डी और ब्रोगली ने द्वितीय प्रकृति का सिद्धांत दिया। ठीक है, एक बार आप ये छाप सकते हो। फिर अपन क्या पढ़ेंगे, न्यूटन का कणिका सिद्धांत पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो बेटा, न्यूटन का जो कणिका सिद्धांत है वो क्या है। अब अपन देखेंगे न्यूटन का कणिका सिद्धांत क्या है। तो यहां से अब ये वास्तविकता में सिद्धांत किसका था, न्यूटन का नहीं था। वास्तविकता में ये सिद्धांत किसका नहीं था, न्यूटन का नहीं था। तो किसका था, तो पहले मैं लिख लेता हूं बेटा। एक नंबर क्या था, न्यूटन का कणिका सिद्धांत। अब क्या हुआ था वो देखो आप, कि बात है 1637 की। ठीक है, तो बेटा सन 1637 के अंदर क्या हुआ, इसमें एक नाम था देकार्ते। इस देकार्ते ने क्या किया, इन्होंने प्रकाश का कणिका मॉडल प्रस्तुत किया। इन्होंने क्या प्रस्तुत किया, प्रकाश का कणिका मॉडल देकार्ते ने किया था। और इन्होंने जो स्नेल का नियम है, स्नेल का जो नियम है उसका व्युत्पन्न किया बेटा। ठीक है, और ये जो प्रकाश का कणिका मॉडल है, इससे देकार्ते ने परावर्तन और जो अपवर्तन है, ठीक है ना, परावर्तन और अपवर्तन के नियमों की व्याख्या भी की बेटा। इस मॉडल के आधार पे देकार्ते ने परावर्तन और अपवर्तन के नियमों की व्याख्या भी कर दी। ठीक है, और इन्होंने क्या बताया बेटा, जो देकार्ते थे इन्होंने ये बताया कि जब अपवर्तन होता है, क्या होता है, जब अपवर्तन होता है, तो सुनो, ये अंतरापृष्ठ है। ये क्या है, अंतरापृष्ठ है। एक बार मैं इसको साफ कर देता हूं। अंतरापृष्ठ आप जानते हो, मैंने आपको रे ऑप्टिक्स में बताया था बेटा कि जो अंतरापृष्ठ होता है, दो माध्यमों को पृथक करने वाला पृष्ठ होता है। मान लो ऊपर एयर है, क्या है, एयर है, नीचे क्या है, वाटर है। तो यहां पे वायु और जल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, वायु और जल की बात हो रही है। तो देकार्ते ने क्या बताया कि जब अपवर्तन होता है, यानी प्रकाश है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आएगा, और कणिका मॉडल है, तो यहां पे लाइट को कण यानी एज ए पार्टिकल की तरह दिखाएंगे, ऐसे 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 ऐसे, यानी लाइट ऐसे आ रही है कण के रूप में। ये क्या है बेटा, नॉर्मल है। तो इस लाइट को जाना ऐसे था, लेकिन देखो एयर है, तो ये माध्यम कौन सा है, विरल है, और ये माध्यम कौन सा है, सघन है। ठीक है, अब विरल से जब प्रकाश किरण सघन में जाती है, तो हम रे ऑप्टिक्स में देख चुके हैं कि ये प्रकाश किरण, ये जो अभिलंब है, ये वाला मैं बात कर रहा हूं यहां पे नॉर्मल, ये जो अभिलंब है उसकी ओर झुक जाती है, ऐसे जाना इसको ऐसे था, लेकिन ये ऐसे चली जाती है, यानी ये लाइट अभिलंब की ओर झुक गई। तो इन्होंने भी ये बोला था कि जब प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है, प्रकाश का क्या हो रहा है, अपवर्तन, तो देखो यहां पे अपवर्तन हुआ है, यहां पे क्या हुआ है, अपवर्तन, तो लाइट को जाना ऐसे था, लेकिन ये अभिलंब की ओर मुड़ गई। तो इन्होंने बोला कि अपवर्तन के समय, यानी जैसे ही अपवर्तन हुआ और ये जो प्रकाश है ये अभिलंब की ओर मुड़ा है,
ये तो हम रे ऑप्टिक्स से भी जानते हैं कि जब विरल से सघन में आता है तो ये प्रकाश अभिलंब की ओर मुड़ता है। तो इन्होंने ये बोला कि बेटा जब ये अभिलंब की ओर मुड़ेगा तो ये जो दूसरा माध्यम है ये वाला, देखो ये माध्यम कौन सा है, फर्स्ट है, ये माध्यम कौन सा है, सेकंड है। तो देकार्ते ने ये बोला था कि यहां पे लाइट जब अभिलंब की ओर मुड़ रही है तो दूसरे माध्यम के अंदर प्रकाश की चाल ज्यादा है। यानी इन्होंने ये बोला था कि V जो चाल है वो वोटर यानी सघन माध्यम में, ये सघन है ये विरल है, सघन माध्यम में चाल ज्यादा है किसकी तुलना में, विरल। यानी इन्होंने ये बोला था कि दूसरे माध्यम में चाल ज्यादा है, कहने का मतलब जल में प्रकाश की चाल ज्यादा होगी किसकी तुलना में, वायु की तुलना में। ऐसा देकार्ते ने बोला था। हम ऐसा नहीं बोल रहे क्योंकि हम तो जानते हैं बेटा, हमने रे ऑप्टिक्स में देखा है कि वायु में लाइट तेज ट्रेवल करती है, यानी वायु में प्रकाश की चाल ज्यादा होती है। लेकिन इन्होंने उल्टा बताया था, इन्होंने बोला जल में ज्यादा होती है वायु की तुलना में, यानी सघन माध्यम में प्रकाश की चाल विरल माध्यम की तुलना में ज्यादा होती है। इन्होंने ऐसा बताया। किसने, देकार्ते ने। ये जितनी भी मैंने बातें बताई थी ये किसकी थी, देकार्ते की। अब न्यूटन सर ने क्या देखा, फिर देखो जो आइजक न्यूटन है इन्होंने क्या देखा, ये प्रकाश का कणिका मॉडल देखा। ठीक है, तो आइजक न्यूटन ने ये जो प्रकाश का कणिका सिद्धांत है, क्या बेटा, प्रकाश का जो ये कणिका सिद्धांत है इस सिद्धांत को, इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक थी, इनकी एक प्रसिद्ध क्या थी, बुक थी, जिसका नाम था बेटा ऑप्टिक्स। ठीक है, इन्होंने अपनी इस प्रसिद्ध पुस्तक के अंदर इस प्रकाश के कणिका सिद्धांत को और ज्यादा विकसित कर दिया, यानी इससे भी ज्यादा विस्तार से बता दिया इन्होंने। इनकी जो प्रसिद्ध बुक थी ऑप्टिक्स, उसमें अब क्या हुआ बेटा कि ऑप्टिक्स की लोकप्रियता बहुत ज्यादा थी, यानी जो ऑप्टिक्स की जो बुक थी उसकी लोकप्रियता बहुत ज्यादा थी। तो प्रकाश का कणिका मॉडल प्रस्तुत तो किसने किया था, सबसे पहले देकार्ते ने, लेकिन ऑप्टिक्स में सर्वप्रथम किसने छापा, न्यूटन ने। तो उस बुक की लोकप्रियता ज्यादा होने के कारण ये जो प्रकाश का जो कणिका सिद्धांत है इसका श्रेय मिला न्यूटन सर को। और न्यूटन का बेटा बहुत बड़ा नाम था, तो दिया देकार्ते ने था, लेकिन नाम किसका है यहां पे, न्यूटन का। ठीक है, अब आइजक न्यूटन ने इसको और ज्यादा कैसे विस्तृत किया वो हम देखेंगे। तब तक इतना छाप लो, मैं देख रहा हूं कुछ कटा तो नहीं है ना इसमें, क्लासेस अपनी सही चल रही है, हाँ कुछ नहीं है, और भी नीचे जगह पड़ी है, छाप लो बेटा। अब देखो अपने हिसाब से छाप लेना, क्योंकि जब तक आप साथ साथ रफ नोटबुक में नहीं लिखोगे तब तक अच्छा फील आने वाला नहीं है। और इस चैप्टर में बहुत ज्यादा थ्योरी है बेटा, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन क्लास को एक एक चीज को ध्यान से सुनो तो आपके इस चैप्टर में कहीं कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। अब देखो आइजक न्यूटन ने जो प्रकाश का कणिका सिद्धांत दिया था उसमें इन्होंने क्या बोला, आज अब अपन वही बात करने जा रहे हैं बेटा। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। इन्होंने क्या बोला कि इन्होंने बोला एवरी लाइट सोर्स, दुनिया के अंदर जितने भी प्रकाश स्रोत है, जैसे मैं यहां पे ये ले रहा हूं, इसको मैंने डिनोट किया है एस से, ये क्या है बेटा, ये है प्रकाश स्रोत। जितने भी लाइट सोर्स है उनसे क्या होता है, सभी संभव दिशाओं में प्रकाश का उत्सर्जन होगा। देखो प्रकाश स्रोत से सभी संभव दिशाओं में क्या होगा, प्रकाश का उत्सर्जन होगा। लेकिन न्यूटन सर ने क्या बोला अपने सिद्धांत में कि ये जो प्रकाश स्रोत है इससे सभी संभव दिशाओं में जो प्रकाश निकलेगा
वो बहुत ही हल्के, ऐसे ये ऐसे क्या निकल रहा है, इस प्रकाश स्रोत से ये बहुत ही हल्के पार्टिकल निकल रहे हैं। ये क्या निकल रहे हैं, बहुत ही हल्के पार्टिकल है बेटा ये, ठीक है। तो बहुत हल्के भी है ये, बहुत हल्के होने का मतलब ये कण मासलेस है, इनका कोई द्रव्यमान नहीं है, ठीक है। और ये कण बहुत ही छोटे छोटे हैं, छोटे छोटे सूक्ष्म प्रत्यास्थ कण है, यानी ये कण प्रत्यास्थ भी है, सूक्ष्म प्रत्यास्थ कण है, ठीक है। ये सूक्ष्म प्रत्यास्थ कण है। और ये जो पार्टिकल है, ये जो कण है, ये क्या होते हैं, रिजिड होते हैं, दृढ़ होते हैं, ये पार्टिकल रिजिड होते हैं, ठीक है। तो इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है बेटा, प्रकाश स्रोत से सभी संभव दिशाओं में बहुत हल्के तथा छोटे छोटे प्रत्यास्थ कण उत्सर्जित होते हैं, यानी यहां से प्रकाश पार्टिकल के रूप में उत्सर्जित होता है, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में। वो पार्टिकल्स इलास्टिक है, यानी प्रत्यास्थ भी है, और मासलेस भी है, और रिजिड भी है, दृढ़ भी है, ठीक है। ये जो छोटे छोटे कण है, इन कणों को ही बोलते हैं कणिकाएं, यानी इन कणों को क्या बोला गया, प्रकाशिक कणिकाएं। क्या बोला गया, प्रकाशिक कणिकाएं बोला गया बेटा, ठीक है। अब जैसे मैं कोई एग्जांपल लेता हूं ट्यूबलाइट का, ये प्रकाश स्रोत है बेटा, ठीक है। इस प्रकाश स्रोत से क्या निकलेंगे, छोटे छोटे कण, ऐसे। ये देखो मासलेस पार्टिकल है, रिजिड भी है, इलास्टिक भी है, ऐसे ऐसे सॉरी बेटा थोड़ी सा। अब देखो ये कणिकाएं हैं जो इस प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित हुई है। अब क्या देखा गया कि अलग अलग रंगों की जो कणिकाएं हैं, अलग अलग रंगों की जो ये कणिकाएं हैं, इनका शेप, इनका साइज क्या होता है, डिफरेंट होता है, यानी अलग अलग होता है। इन्होंने बताया कि जो ये अलग अलग कलर की जो कणिकाएं हैं, अलग अलग रंगों की जो ये कणिकाएं हैं, इनका आकार अलग अलग होता है, इनका शेप साइज अलग अलग होता है, ठीक है बेटा। और फिर क्या होता है कि जैसे कोई अपने को बैग है, वो रेड कलर का दिख रहा है, बैग क्या दिख रहा है, रेड कलर का। तो हमने रे ऑप्टिक्स में जब भी बात की थी कि हमें वस्तुएं कैसे दिखती है, तो हमें वस्तुएं कैसे दिखती है बेटा, क्या हमें अंधेरे में कोई वस्तु दिखाई देती है, नहीं देती। तो हम जिस वस्तु को देख रहे हैं उसमें पहले तो लाइट पड़ी है किसी लाइट सोर्स से, हम जिस वस्तु को देख रहे हैं उस वस्तु पर पहले क्या है, प्रकाश स्रोत से प्रकाश गिरा है, फिर वो प्रकाश वहां से मुड़कर हमारी आंखों की रेटिना तक पहुंचता है, फिर हम उस वस्तु को देख पाते हैं। अब रेड कलर की बैग है, वो हमें रेड क्यों दिखाई दे रही है, क्योंकि उस पे बेटा जैसे ही सूर्य का श्वेत प्रकाश गिरा 7 रंग थे, बाकी 6 तो उन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया, उस बैग ने 6 सॉरी बेटा 6 कलर तो अवशोषित कर लिए, लेकिन 7वां जो लाल रंग था उसको परावर्तित कर दिया अपनी ओर। तो अब वो जो रेड बैग है, लाल रंग का जो बैग है, वो हमें लाल दिख रहा है, क्यों, क्योंकि उस बैग से लाल रंग की कणिकाएं हमारी आंख की रेटिना पे गिर रही हैं। बैग से लाल रंग की कणिकाएं हमारी आंख की लाल प्रकाश है रेटिना पे गिर रही है और हमें वस्तु आलेखित दिखाई देती है। तो जब ये कणिकाएं हमारी आंख की रेटिना पे गिरती है तब हमें वस्तु दिखाई देती है। और क्या देखा गया बेटा, आप जानते ही हो, ये कणिका है प्रकाश स्रोत से, अरे बेटा निकला तो प्रकाश ही, कणिका के रूप में निकला है, लेकिन है तो ये प्रकाश ही, तो ये भी हम जानते हैं। और
इन्होंने भी बताया था कि अलग अलग मीडियम में प्रकाश की चाल क्या होती है, अलग अलग। तो बेटा ये जो कणिकाएं हैं, मान लो ये प्रकाश स्रोत है, इधर एयर है, यानी ये कणिकाएं किधर जा रही है, वायु में, और इधर मान लो पानी पड़ा है। एक साइड क्या है, पानी, वाटर है बेटा, ये लो। तो इधर जो पानी में जो कणिकाएं जा रही है, यानी जो प्रकाश जा रहा है, और इधर एयर में जो कणिका जा रही है, क्या दोनों साइड प्रकाश की चाल बराबर होगी रे? नहीं होगी बेटा। यानी अलग अलग माध्यम की बात करें, माध्यम क्या हो, अलग अलग हो, तो बेटा कणिकाओं की जो चाल होगी, अलग अलग माध्यम में कणिकाओं की चाल भी क्या होगी, अलग अलग होगी। कणिकाएं यानी आप ऐसे बोल दो, प्रकाश की चाल अलग अलग होगी। ठीक है। फिर इन्होंने क्या बोला था, जो देकार्ते वाली बात ही बोली थी, इन्होंने भी वैसे ही बोला था कि जब अपवर्तन होता है, यानी ये लाइट रे है और ये नॉर्मल है, तो ये नॉर्मल की ओर झुकी है, यानी सीधी सी बात है, विरल से किस में आती है, जब प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में आती है, तभी तो प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकती है। तो न्यूटन सर ने भी देकार्ते वाली बात बताई थी कि अपवर्तन के पश्चात जब ये प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकती है, तो इस दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा होती है। किसने बताई थी? न्यूटन ने भी वही बात बोली। तो प्रकाश की चाल किसमें ज्यादा है बेटा? सघन में। किसकी तुलना में? विरल की तुलना में। ऐसा न्यूटन सर ने बोला है, बाकी ऐसा होता नहीं है। इन्होंने बोला कि सघन माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा है, विरल में प्रकाश की चाल कम है। ठीक है, ये बातें हुई थी इनकी। इसके बाद इनकी जो सफलताएं हैं वो क्या थी, क्या क्या बताया इन्होंने, तो मैं सफलताएं इस साइड लिख दूं। ये पार्टिकल क्या होते हैं? मासलेस। जैसे ये लाइट है, एलईडी बल्ब है, इससे प्रकाश आ रहा है, कणिकाएं आ रही है। अगर कणिकाओं का मास होता तो सर से टकराती तो चोट वगैरह आती ना। ये मासलेस है, तब भी ये लाइट अपने ऊपर गिर रही है, अपने को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। ठीक है। अब देखो, मैंने रिजिड क्यों बोला, प्रत्यास्थ क्यों बोला, अभी बताएंगे आपको बेटा। अब देखो, अब हम बात करेंगे इनकी सफलता की। तो न्यूटन सर ने क्या बोला कि बेटा ये जो कणिकाएं हैं ये सरल रेखा में गति करती है, यानी इनका जो संचरण होता है वो सरल रेखीय होता है। ठीक है। तो ये इनकी सफलता थी कि इन्होंने बताया प्रकाश क्या है, सरल रेखा में चलता है। सफलता की बात कर रहा हूं। प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, यानी ऋजु रेखीय संचरण होता है, गमन करता है। मैं यहां पे जैसे ही प्रकाश बोलूं आप समझ जाना कि इन्होंने ये बोला कि यहां से जो कणिकाएं निकलेगी ये एक सीधी रेखा में जाएगी। इन्होंने बताया अपने प्रयोग में। और इनकी सफलताएं क्या थी? चलो मैं लिख ही देता हूं सफलताएं। और इनकी सफलताएं क्या थी बेटा? 1 नंबर तो ये बता दिया। 2 नंबर इन्होंने परावर्तन की व्याख्या की और परावर्तन के नियम की व्याख्या कर दी। ठीक है। कैसे? इन्होंने अंतरापृष्ठ की बात की, यानी ये लो अंतरापृष्ठ। तो बेटा मैं आपको रे ऑप्टिक्स में बता चुका हूं। अपन जैसे बात करते हैं किसी गाड़ी की, यानी बस की बात करते हैं, बस के ड्राइवर के सामने जो ग्लास होता है, आप रोड पे खड़े हो तो ड्राइवर के सामने जो ग्लास होता है, सन से उस पे लाइट गिरी है, आप रोड पे खड़े हो तो सन से जो लाइट है ग्लास पे गिरी, आपके पास भी पहुंची है,
यानी ग्लास पे गिरने के बाद मुड़ी है, आप देखो एयर से आई थी और वापस एयर में आई है, यानी परावर्तन हुआ है। और लाइट का कुछ पार्ट उसके अंदर जो ड्राइवर बैठा है उस पे भी गिरता है, यानी लाइट एयर से किस में गई है, ग्लास में, फिर एयर में, यानी अपवर्तन भी हुआ है और परावर्तन भी हुआ है। ऐसे ही कांच की सिल्ली में देखा था ना कि लाइट एक एयर से ग्लास में भी जा रही थी और कुछ पार्ट टकराने के बाद मुड़ भी रहा था। तो परावर्तन भी होता है और अपवर्तन भी होता है। जैसे तालाब की बात कर लो तो आपके ऊपर फ्लैश लगता है, जब उस पर प्रकाश गिरता है पानी पर, तो आपके ऊपर जो फ्लैश लगता है उसका मतलब क्या है कि पानी पे लाइट गिरी, गिरने के बाद आपकी आंखों पे आई, यानी परावर्तन हुआ। और एयर से वाटर में भी तो गई है तो अपवर्तन भी हुआ है। तो हमने ये अंतरापृष्ठ लिया है। अंतरापृष्ठ मतलब ऊपर क्या है, एयर है बेटा, और नीचे क्या है, वाटर है। अंतरापृष्ठ होता क्या है, मैं आपको रे ऑप्टिक्स में बता चुका हूं, दो पारदर्शी माध्यमों को पृथक करने वाला सतह की बात करें। ये देखो ये वाटर है। अब मेरी बात सुनो, परावर्तन की बात की तो इन्होंने परावर्तन को समझाया। तो देखो ये कणिकाएं हैं, देखो इधर प्रकाश स्रोत से प्रकाश आ रहा है, कैसे आएगा, कणिकाओं के रूप में आएगा बेटा, ये लो। तो ये कणिकाएं इस सतह पे गिरी, देख लो, मैं एक लाइन खींच देता हूं ऐसे, क्योंकि रे ऑप्टिक्स के हिसाब से हम आसानी से समझ जाएंगे। देखो प्रकाश ऐसे आया, इस बिंदु पे गिरी है, तो यहां पे अपना नॉर्मल क्या होगा, नॉर्मल यही तो होगा ना बेटा, ये क्या है, अभिलंब है, नॉर्मल है। तो सुनो, ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है, इसके साथ एंगल कितना बना, कोण कितना बना, आई बना है, ठीक है। तो ये कणिकाएं इससे टकराई है, यानी पानी पे, तो कुछ पार्ट पानी से जैसे ही ये टकराएगी तो प्रकाश का कुछ भाग उसी माध्यम में नहीं जाएगा क्या रे, तभी तो तालाब से अपने ऊपर फ्लैश लगता है, लाइट गिर के पानी से वापस मुड़ रही है। तो फिर ये कणिकाएं क्या करेगी बेटा, इधर चली जाएगी, ऐसे 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 ऐसे, ये लो ऐसे। ये देखो ये परावर्तन है। फिर क्या देखा गया कि जितना आई है उतना ही आर है। क्यों? क्योंकि इन्होंने बोला बेटा कि जो ये अंतरापृष्ठ है, ये जो अंतरापृष्ठ है, इस पे जो ये कणिका गिरी है इस पर, तो जो अंतरापृष्ठ है से जो कणिकाओं की टक्कर है, प्रत्यास्थ टक्कर होती है। क्या होती है बेटा? प्रत्यास्थ टक्कर होती है। यानी ये कणिका इससे टकराई है, यानी यहां पे कोलिजन हुआ है, तो वो कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन है, ठीक है, प्रत्यास्थ टक्कर है, ठीक है। प्रत्यास्थ टक्कर से क्या हुआ, देखो कणिकाएं जिस स्पीड से आई है उसी स्पीड से इधर जा रही है। देखो जिस स्पीड से गिरी थी उसी स्पीड से जा रही है। आपने देखा था ना कि परावर्तन जब होता है तो प्रकाश की चाल नहीं बदलती है, और चाल कब नहीं बदलेगी, जब कोलिजन इलास्टिक होगा, यानी प्रत्यास्थ टक्कर होगी। अब प्रत्यास्थ टक्कर है तो यहां पे ये आई और आर भी क्या है, बराबर होगा। ये बात आप जानते हो कि नहीं? प्रत्यास्थ टक्कर है तो आई और आर भी क्या होगा, बराबर होगा। तो इन्होंने ये बोल दिया बेटा कि जब ये कणिका अंतरापृष्ठ पे गिरेगी तो इनकी टक्कर है वो प्रत्यास्थ टक्कर है, और प्रत्यास्थ टक्कर होते परावर्तन का नियम भी लागू हो गया। और फिर अपन ने क्या बोला था, ये कणिकाएं क्या होती है, रिजिड होती है। रिजिड यानी हिंदी में आप बोल सकते हो दृढ़। दृढ़ का मतलब उस पर आप कितना भी बल लगाओ, उस पर आप कितना भी बल लगाओ, उस कणिका का शेप साइज आप नहीं बदल सकते। जैसे मैं बात करता हूं, पत्थर की बात करता हूं, या ड्विज बॉल होती है, जो लेदर वाली बॉल होती है, उसको आपने क्या किया, दीवार पे टक्कर लगाई, तो दीवार पे फेंका, तो टकराने के बाद जब बॉल वापस आई तो क्या उसकी शेप बदली है?
नहीं बदली। और जो हम जब बहुत छोटे बच्चे होते थे उस टाइम हमें जो प्लास्टिक वाली बॉल लाके देते थे घर वाले, ये इस बॉल को जैसे ही हम दीवार पे गिराते थे तो बॉल टकराने के बाद कुछ यो नहीं हो जाती थी क्या, अंदर उसका पार्ट क्या चला जाता था, कुछ अंदर चला जाता था। ठीक है, यानी उसका शेप साइज बदल गया, तो क्या वो प्रत्यास्थ था? नहीं। अब इसमें क्या है, कणिका है, जैसी थी वैसी ही रहेगी, यानी रिजिड है, तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और इन्होंने क्या समझाया, इन्होंने अपवर्तन की भी व्याख्या की थी बेटा। इन्होंने किसकी व्याख्या की थी? अपवर्तन की व्याख्या की थी। ठीक है, अब अपवर्तन की व्याख्या कैसे की, सुनो। इन्होंने क्या देखा कि ये एयर है, ये वाटर है, यानी विरल से किस में आ रही है लाइट, सघन से, तो ये कणिकाएं यो सीधी जानी चाहिए बेटा, जैसे आ रही थी वैसे ही तो जानी चाहिए, यो प्रकाश सीधा जाना चाहिए, ये कणिकाएं यो जानी चाहिए। लेकिन इन्होंने क्या बताया कि जब एयर से वाटर में जाएगी तो ये जो कणिकाएं हैं ये इस अभिलंब की ओर झुक गई, ऐसे ये कणिकाएं ऐसे अभिलंब की ओर झुक गई, यो ऐसे। ठीक है, यानी ये कणिकाएं ऐसे चली गई, ये देखो, यानी अभिलंब की ओर झुक गई। ये रिजल्ट तो सही था। फिर इन्होंने बोला अभिलंब की ओर झुकी तो है, लेकिन इस दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल क्या है, ज्यादा है। दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल क्या है, ज्यादा है, यानी जल में प्रकाश की चाल ज्यादा है, न्यूटन सर ने बोला। इसमें चाल ज्यादा क्यों बताई, अभी बता देता हूं बेटा। अब देखो, इसमें ये अंतरापृष्ठ है, तो यहां पे क्या है, ये कणिका है, ये क्या है, कणिका है, नीचे क्या है, यहां पे वाटर है। तो आप जानते हो जल के पार्टिकल क्या होते हैं, ज्यादा पास होंगे, इनका घनत्व ज्यादा है। तो एयर की तुलना में जल क्या करेगा, वाटर क्या करेगा, इन कणिकाओं को ज्यादा आकर्षित करेगा, क्योंकि पार्टिकल ज्यादा है तो ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे। तो सुनो, इस अंतरापृष्ठ पे जैसे ही ये कणिका यहां पे गिरी तो इस पे इधर भी ये पार्टिकल क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, इधर भी क्या लगा रहे हैं, फोर्स, इधर भी इस कणिका पे बल लग रहा है, इधर भी लग रहा है, इधर भी और इधर भी बल लग रहा है। फिर हमने देखा कि इस कणिका पे ये जो नेट फोर्स है एफ नेट, ये नीचे की ओर लगा, इधर। अरे वही बात है बेटा, यहां पे एक पत्थर है, उस पे काफी रस्सी बांधो, तो पत्थर को इधर भी खींचा, इधर भी खींचा। देखो पत्थर है, पत्थर पे इधर भी रस्सी है, इधर भी है और इधर भी है, तो सारे पत्थर को इधर भी खींचा जा रहा है, इधर भी खींचा जा रहा है, इधर भी खींचा जा रहा है, तो पत्थर इधर नहीं जाएगा क्या? तो वही बात है, कणिका को इधर भी आकर्षित कर लिया, इधर भी कर लिया, लेकिन इधर भी तो कर रहा है ना, यहां पे भी तो पानी है, तो इस कणिका पे नेट फोर्स क्या लगेगा, नीचे की ओर। अब कणिका पे नेट फोर्स नीचे की ओर लगेगा। देखो कणिका जाना इधर चाहती है, इधर, लेकिन इस पे नेट फोर्स इधर लगेगा तो कणिका यो ना जाके थोड़ी इधर हो जाती है। ठीक है, और ये जो जल है इसके पार्टिकल्स इस कणिका को ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे, किसकी तुलना में, एयर की तुलना में। तो एयर की तुलना में ये ज्यादा आकर्षित करेंगे, एयर की तुलना में ये ज्यादा इसको खींचेंगे, तो बल ज्यादा लगाएंगे, तो यहां पे स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी। ऐसा किसने बोला, न्यूटन सर ने ऐसे समझाया था कि ये ज्यादा बल लगा रहा है तो यहां पे स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी, जो कि गलत था, ये बाद में पता चला। ठीक है, तो ये तो इन्होंने समझाया। अब इनकी असफलता क्या थी, क्या बेटा, अब बात करेंगे अपन इनकी असफलता क्या थी। तो ये व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण इनको नहीं समझा सके। न्यूटन का जो कणिका सिद्धांत था वो किस किस को नहीं समझा सका, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण को। क्यों, वो भी देखेंगे। असफलताएं क्या होती, ये देखो,
ये व्यतिकरण, ठीक है, विवर्तन और ध्रुवण, इनकी सफल व्याख्या नहीं कर सके। कौन? न्यूटन सर। हाँ, 1637 में उन्होंने सिद्धांत दिया था, किसने? देकार्ते ने, और 1675 में दिया था ये न्यूटन ने, ठीक है। तो व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण को क्यों नहीं समझा सके? सुनो, मैंने जैसे विवर्तन वाली बात की या व्यतिकरण वाली बात की, तो दो छिद्र थे बेटा ऐसे संकीर्ण, ये दूरी बहुत ही कम होती है। चलो मैं यहां पे दिखा दूं आपको, ये लो, तो ये दो स्लिट थी, S1 और S2, दो होल है। इस पे जब आप लाइट डालोगे, इस पे जब आप लाइट डालोगे, तो सुनो, अगर लाइट एक पार्टिकल है, लाइट एक पार्टिकल है, तो इससे जो पार्टिकल निकलेगा वो सिर्फ यहां गिरेगा, और इससे जो पार्टिकल निकलेगा इस छिद्र से, वो कहां गिरना चाहिए? यहां और यहां। क्यों? क्योंकि देखो बेटा, यहां पे दो संकीर्ण छिद्र है, आपके हाथ में एक पत्थर है और एक होल है दीवार के अंदर, आप उस होल के अंदर से उस पत्थर को बाहर फेंकोगे तो वो कहीं एक जगह जाके ही गिरेगा। पत्थर, मान लो पत्थर बीच से टूट नहीं रहा है, ठीक है, वो एक जगह जाके ही गिरेगा पत्थर। ऐसे ही देखो, यहां पे ये होल है, तो ये जो कणिकाएं हैं, न्यूटन सर ने बोला प्रकाश एक पार्टिकल है, कणिका बोला उसको, सूक्ष्म कण को, तो ये कण ऐसे जाने चाहिए, तो इस पर्दे पर या दीवार पे यहां और यहां गिरने चाहिए। लेकिन व्यतिकरण में क्या होता है? यहां पे चमकीली पट्टिका होती है, यहां पे देखो चमकीली, फिर यहां काली, फिर चमकीली, फिर काली, फिर चमकीली, फिर काली, फिर चमकीली। तो यहां अगर प्रकाश पहुंच रहा है, इसका मतलब प्रकाश एक तरंग है। आगे प्रैक्टिकली प्रूफ करेंगे इस चीज को। यानी व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण ये तभी संभव हुआ जब हमने प्रकाश को तरंग माना। यानी ये कणिका सिद्धांत इसको नहीं समझा सके, तभी ये असफल हुआ था। ये इसकी असफलता थी। किसकी? न्यूटन का कणिका सिद्धांत की। सफलता प्रकाश का सरल रेखा में गमन, यानी कणिकाएं सीधी रेखा में चलेगी, परावर्तन के नियम की व्याख्या की, अपवर्तन के नियम की व्याख्या की, और इन्होंने ये बताया कि जब प्रकाश किरण या जब इस प्रकाश का क्या होता है, अपवर्तन होता है, तो प्रकाश अभिलंब की ओर मुड़ेगा, तो दूसरे माध्यम में इन्होंने चाल ज्यादा बताई थी। ठीक है, ये एक बार मैं देख रहा हूँ क्लास सही चल रही है क्या, फिर हाइगन्स को लेके आएंगे। हाँ बेटा बिल्कुल सही दिख रहा है, अक्षर छोटे भी नहीं है। ठीक है, अब देखो, इसके बाद हम बात करेंगे हाइगन्स के तरंग सिद्धांत की। दो नंबर पे है हाइगन्स का तरंग सिद्धांत। और बेटा हाइगन्स के तरंग सिद्धांत को ज्यादा मान्यता नहीं मिली थी, क्योंकि उन्होंने उसी टाइम ये सिद्धांत दे दिया था और न्यूटन सर का नाम बहुत ज्यादा था, तो फिर न्यूटन को ही ये श्रेय मिलता रहा था। 150-200 साल तक न्यूटन का कणिका सिद्धांत प्रचलित रहा था। दुनिया मान रही थी कि न्यूटन सर ने सही बोला है। 150-200 वर्षों तक देखो, नाम का इतना इफेक्ट होता है। यानी न्यूटन सर का प्रभाव ही इतना था कि इस सिद्धांत का प्रचलन ये गलत था। आगे पता चलेगा अपने को कि न्यूटन का सिद्धांत, कणिका सिद्धांत गलत क्यों है, क्योंकि इन्होंने ये भी बता दिया ना कि सघन माध्यम में चाल ज्यादा है, यानी जल में प्रकाश की चाल ज्यादा है वायु की तुलना में। लेकिन प्रैक्टिकली हमने क्या देखा कि वायु में प्रकाश की चाल ज्यादा होती है। तो जो रिजल्ट बेटा प्रैक्टिकली मिलते हैं अपने को, प्रयोगों द्वारा मिलते हैं, वो शुद्ध होते हैं। जैसे हमें कोई बोले कि लड्डू खट्टा है, ठीक है, और हम लड्डू को टेस्ट करें, तो ये प्रैक्टिकली रिजल्ट था कि हमने देखा वो मीठा है, तो हम दूसरों को बोल देंगे आप झूठ बोल रहे हो, ये मीठा है। तो प्रैक्टिकली रिजल्ट है वो हमेशा प्योर होता है। ठीक है, अब नंबर 2 देखो। 2 नंबर पे क्या था?
एक नंबर न्यूटन का कणिका सिद्धांत, 2 नंबर पे हाइगन्स का तरंग सिद्धांत। अब हाइगन्स ने क्या बताया? तो बेटा हाइगन्स सर ने ये बोला था, सिद्धांत क्या होते हैं ये आप जानते हो क्या? सुनो, सिद्धांत वो होते हैं कि कोई भी इंसान अपनी तरफ से कुछ बोल देता है। ठीक है बेटा, सिद्धांत क्या होता है? कोई इंसान अपनी तरफ से ये बोल देता है कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, तो उनको सिद्धांत बोला जाता है। अगर वो प्रैक्टिकली प्रूफ हो जाए, यानी इंसानों ने जो बोला है, साइंटिस्टों ने, तो अगर वो बात प्रैक्टिकली सही है तो हम उसको लॉ बोल देते हैं, नियम बोल देते हैं। ठीक है, तो जब तक प्रूफ ना हो तब तक क्या बोला जाता है? सिद्धांत बोला जाता है। तो हाइगन्स का तरंग सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार बेटा इन्होंने क्या बोला था कि जो प्रकाश है वो क्या है? एक यांत्रिक तरंग है, मैकेनिकल वेव है। इन्होंने ये बताया था कि प्रकाश एक यांत्रिक तरंग है। तो इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश यांत्रिक तरंग है। अब इन्होंने बोला था कि प्रकाश का संचरण एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक तरंग रूप में ही होता है। यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जब प्रकाश गमन करेगा, प्रकाश का संचरण होगा, वो कैसे होगा? ऐसे होगा, तरंग रूप में होता है। इन्होंने ये बोला था कि वेव फॉर्म में लाइट एक जगह से दूसरी जगह जाती है। किसने बोला था? हाइगन्स ने। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी बेटा कि जो मैकेनिकल वेव है, जैसे साउंड वेव की बात करें, ध्वनि तरंगों की बात करें, तो वो एक मैकेनिकल वेव है, यांत्रिक तरंग है। तो साउंड वेव के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो बेटा यांत्रिक तरंग एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक अगर संचरित होगी तो यांत्रिक तरंगों के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। क्या होती है बेटा? माध्यम की आवश्यकता होती है। यानी यांत्रिक तरंगों का संचरण तभी होगा जब माध्यम होगा। समझ रहे हो? अब मेरी बात सुनो। फिर हाइगन्स ने जैसे ही बोला प्रकाश यांत्रिक तरंग है, सवाल उठ गए। सवाल क्या उठे? कि फिर बात की कि ये जो सन है, सूर्य की बात कर रहे हैं बेटा, कि सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है कहां? अर्थ तक। सन से जो लाइट आ रही है हमारे वाले क्या बेटा? अर्थ तक। तो ये देखा गया कि सूर्य और पृथ्वी के बीच तो काफी किलोमीटर तक क्या है? निर्वात है। निर्वात का मतलब क्या होता है बेटा? जहां पे कोई भी माध्यम ना हो। ठीक है, तो सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आ भी रहा है और सूर्य और पृथ्वी के बीच काफी किलोमीटर तक क्या है? निर्वात भी है। तो अगर हाइगन्स सर ने प्रकाश को यांत्रिक तरंग बोला है तो फिर सन से अर्थ तक प्रकाश पहुंचना ही नहीं चाहिए बेटा। सन से अर्थ तक ये लाइट पहुंचनी नहीं चाहिए, क्योंकि लाइट तो एक यांत्रिक तरंग है इनके अनुसार, और यांत्रिक तरंगों को तो माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो हाइगन्स सर पे सवाल उठ गया कि आपने बोला यांत्रिक तरंग है, तो चलो ये बताओ, क्या बताओ कि सन से अर्थ तक फिर प्रकाश कैसे पहुंचा? निर्वात होने के बावजूद भी यहां तक कैसे पहुंचा? ये बात उठी। तो फिर हाइगन्स भी थे और इनके साथ और भी साइंटिस्ट थे। कई साइंटिस्टों ने मिलकर एक थ्योरी दी, जिस थ्योरी का नाम था बेटा क्या? ईथर्स थ्योरी। इन्होंने क्या बोला? ईथर्स थ्योरी में साइंटिस्टों ने क्या बोला बेटा? कि पूरे ब्रह्मांड में, क्या बोला? कि पूरे ब्रह्मांड में एक माध्यम है। ठीक है, इन्होंने बोला पूरे ब्रह्मांड में एक माध्यम है जो कि ईथर है। ये केमिस्ट्री वाला ROR नहीं है बेटा, जो कि क्या है? ईथर है।
फिर इन्होंने क्या बोला कि इस पूरे ब्रह्मांड में जो एक माध्यम है उसका नाम इन्होंने ईथर दे दिया। केमिस्ट्री वाला आरवार नहीं है, अलग नाम है ये ईथर, ठीक है। और इन्होंने बोला कि ये जो माध्यम है ये माध्यम बहुत हल्का है। क्या है बेटा? बहुत ही हल्का है और हाईली इलास्टिक भी है। इन्होंने ये भी बता दिया कि ये जो माध्यम है ये बहुत हल्का है और हाईली इलास्टिक है, यानी बहुत ज्यादा प्रत्यास्थ है और ये हर जगह फैला है। इन्होंने बोला पूरे ब्रह्मांड में ये माध्यम फैला हुआ है। तो ये माध्यम क्या है बेटा? हर जगह फैला हुआ भी है। ये थी ईथर थ्योरी। तो फिर इनके अनुसार तो सूर्य और अर्थ के बीच में निर्वात नहीं, एक माध्यम है जो कि बहुत हल्का है और हाईली इलास्टिक है, और वो माध्यम कौन है? ईथर है। तो यहां माध्यम है ना, हाइगेंस ने बोला यहां माध्यम है ना ईथर, तो ईथर माध्यम है तो सन से अर्थ तक लाइट चली जाएगी। फिर ये बोला गया बेटा, उस टाइम तक पता लग गया था कि चाल किसकी, वैसे तो फोकर्ट ने बताया था लेकिन इन्होंने भी बताया था, अभी बताऊंगा थोड़े टाइम बाद, कि यहां पे लाइट की स्पीड ज्यादा है। लाइट की स्पीड क्या है? ज्यादा है। तो इन्होंने लाइट को क्या बोला? प्रकाश को यांत्रिक तरंग बोला। और जो यांत्रिक तरंग है इसकी जो चाल है, यांत्रिक तरंग की जो चाल है वो क्या होती है? v इज इक्वल, 11th क्लास से बता रहा हूं तरंग वाले चैप्टर से, इलास्टिसिटी अपॉन रो। यानी ये क्या है? माध्यम का घनत्व है, ये उसकी इलास्टिसिटी है और ये माध्यम का घनत्व है। अब माध्यम बहुत ही हल्का है। बहुत हल्का होने का मतलब पार्टिकल बहुत ज्यादा दूर दूर है। पार्टिकल क्या है? बहुत ज्यादा दूर दूर है। पार्टिकल दूर दूर है यानी भीड़ क्या है? कम। तो घनत्व है बहुत कम नहीं होगा, क्या है? इन्होंने बोला हाईली इलास्टिक है, यानी इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा है। इस माध्यम की इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा है। इन्होंने इस बात को बचाने के लिए बोला था कि यहां पे स्पीड ज्यादा है तो जो यांत्रिक तरंग है उसकी चाल क्या होती है? v इज इक्वल e अपॉन रो होता है। अब ये चाल ज्यादा कब होगी? जब अंश बड़ा होगा, e बड़ा होगा और रो क्या होगा? छोटा होगा। तो इन्होंने बोला ये हाईली इलास्टिक है और ये बहुत हल्का है, यानी घनत्व है इसका माध्यम का बहुत ही कम है, तो चाल क्या होगी? बहुत ज्यादा, यानी स्पीड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा है, तब ये ज्यादा है। इन्होंने ऐसा बोला, ठीक है। और इन्होंने एक बात और बताई थी, और ये न्यूटन सर के बिल्कुल विपरीत थे। उन्होंने बोला प्रकाश कण है, इन्होंने बोला नहीं कण नहीं है, तरंग है, ठीक है। और इन्होंने ये बात बोली थी, उन्होंने बोला था 1675 में और इन्होंने ये बात बोल दी थी 1678 में, 3 साल बाद ही बोल दी थी ये बात, ठीक है। अब न्यूटन सर ने क्या बोला था कि ये अंतरापृष्ठ है, लाइट आ रही है किससे? एयर से, ठीक है। किस में? वाटर में। तो सॉरी बेटा, ये अभिलंब है। तो इन्होंने बोला कि जो लाइट एयर से वाटर में आ रही है, तो एयर से वाटर में यानी विरल से सघन में आ रही है, तो लाइट को जाना ऐसे था लेकिन ये अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। तो इन्होंने भी यही बोला था कि जब विरल से सघन में जाती है तो ये प्रकाश तरंग इस अभिलंब की ओर, ये प्रकाश अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। सेम यही बात बोली थी इन्होंने भी, लेकिन इन्होंने ये बोला था कि दूसरा माध्यम है ना, ये यहां पे प्रकाश की चाल कम है। इन्होंने बोला कि जल में प्रकाश की चाल कम है और वायु में प्रकाश की चाल ज्यादा है। किसने बोला? हाइगेंस ने। तो इन्होंने बोला कि V वाटर यानी जल में प्रकाश की चाल कम है और एयर में प्रकाश की चाल ज्यादा है, यानी विरल माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा होती है और सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है। ऐसा हाइगेंस बोल चुके थे न्यूटन के विपरीत, ठीक है। लेकिन न्यूटन सर का बहुत बड़ा नाम होने के कारण हाइगेंस थ्योरी आने के बाद भी
हाइगन्स को कोई तवज्जो नहीं दिया गया। हाइगन्स का तरंग सिद्धांत था, उसको रिजेक्ट कर दिया कि आप गलत बोल रहे हो, उतना बड़ा इंसान जो बोल रहा है वो सही है। ये न्यूटन ने बोला कि ये एक पार्टिकल है लाइट, तो वो सही है, आप गलत हो। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या थी कि हाइगन्स का जो तरंग सिद्धांत है इसकी सफलता देखो। हाइगन्स का जो तरंग सिद्धांत है इसकी सफलता देखो, इसी चैप्टर में अपन देखेंगे। तो बेटा इन्होंने क्या किया, प्रकाश का जो, इसकी सफलता की बात बता रहा हूं मैं, इन्होंने क्या किया, सफलताओं में परावर्तन को समझाया। देखो सफलता है, इन्होंने परावर्तन की व्याख्या कर दी, इन्होंने अपवर्तन की व्याख्या कर दी, इन्होंने व्यतिकरण को समझाया, इन्होंने विवर्तन को समझाया, यानी परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन की व्याख्या की। तो इनकी फिर असफलताएं क्या थी? इनकी असफलताएं क्या थी रे? इनकी एक तो असफलता थी कि ये ध्रुवण की व्याख्या नहीं कर सके, ध्रुवण को इन्होंने नहीं समझाया। क्यों? क्योंकि बेटा जो पोलराइजेशन है, जो ध्रुवण है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टी है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रॉपर्टी है। और विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, इनके लिए तो माध्यम की आवश्यकता है। हाइगन्स के अनुसार तो प्रकाश वो तरंग है जिनको माध्यम की आवश्यकता है। उनके आधार पे परावर्तन अपवर्तन की व्याख्या इस चैप्टर में हम डिटेल से पढ़ेंगे, व्यतिकरण विवर्तन की व्याख्या पढ़ेंगे, लेकिन ये ध्रुवण को नहीं समझा सका, क्योंकि ध्रुवण है वो मैकेनिकल वेव यानी यांत्रिक तरंग की प्रॉपर्टी नहीं है, ध्रुवण है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टी है। और विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। और उस टाइम इन्होंने जो इथर थ्योरी दी थी, आज के टाइम इथर थ्योरी को कोई नहीं मानता। आज के टाइम हम ये मानते हैं कि सन से पृथ्वी के बीच कुछ किलोमीटर तक, कई किलोमीटर तक निर्वात है। क्यों? क्योंकि आज हम जान चुके हैं कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो इथर थ्योरी को नहीं माना गया, तो इन्होंने ध्रुवण को नहीं समझाया। और क्या असफलता थी इनकी कि निर्वात में इथर माध्यम की कल्पना करना तर्क संगत नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। अरे निर्वात है तो वहां पे किस चीज का माध्यम, माध्यम है ही नहीं, तो इन्होंने इथर माध्यम बताया था, उसके कारण भी असफल हुई और ध्रुवण की व्याख्या भी नहीं कर सके भैया जी। ठीक है, तो ये था हाइगन्स का तरंग सिद्धांत था बेटा। ठीक है, आपको फील आया होगा, तो एक बार आप अपने हिसाब से छाप लो। मैं देख रहा हूँ क्लास सही चल रही है क्या, शायद लंबी हो गई, तो ये सिद्धांत तो अपन एक साथ पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे बेटा, कोई ज्यादा लंबी नहीं हुई, 1 घंटे 9 मिनट के आसपास क्लास हुई है, तो कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। अब देखो 1675 में उन्होंने सिद्धांत दिया और इन्होंने दिया 1678 में। अब यहां पे एक अच्छी बात क्या आई वो सुनो। फिर कई साल बाद एक साइंटिस्ट आया जिसको एनसीईआरटी की हिंदी मीडियम की जो बुक है उसमें लिखा हुआ है फूको। ठीक है, जिसका साइंटिस्ट का नाम क्या है, फौकॉल्ट है, जिसको हिंदी में लिखा हुआ है फूको, उसी की बात कर रहा हूं। तो इन्होंने फौकॉल्ट ने 1850 में, फौकॉल्ट ने क्या किया बेटा, सन 1850 में जो न्यूटन का कणिका सिद्धांत था, आपको याद है ना, उन्होंने क्या बोला था कि V
यानी प्रकाश की चाल जल में ज्यादा है, किसकी तुलना में? विरल माध्यम की तुलना में। और फौकॉल्ट ने 1850 में प्रैक्टिकली प्रूफ कर दिया था बेटा कि जो प्रकाश की चाल है वो वायु में ज्यादा है जल की तुलना में, यानी विरल माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा होती है सघन माध्यम की तुलना में। तो यहां पे न्यूटन ने सघन में ज्यादा बताई थी ना, तो ये लो, तो इन्होंने क्या बताया था कि वी एयर यानी वायु में प्रकाश की चाल ज्यादा होगी वाटर की तुलना में, ऐसा इन्होंने प्रयोगों द्वारा बता दिया था, प्रैक्टिकली बता दिया था। और मैंने अभी अभी बोला कि प्रैक्टिकली रिजल्ट क्या होता है? सही होता है बेटा, है ना। सिद्धांतिक तो अपने विचार प्रस्तुत करना, वो प्रैक्टिकली एक प्रूफ होता है, प्रैक्टिकली रिजल्ट एक प्रूफ होता है। तो ये जो फौकॉल्ट है इन्होंने प्रूफ दे दिया कि नहीं, विरल में प्रकाश की चाल ज्यादा है, सघन में प्रकाश की चाल कम है, दोनों की तुलना की जाए। और न्यूटन ने इनका उल्टा बताया था। तो ये प्रैक्टिकली रिजल्ट देते न्यूटन का जो कणिका सिद्धांत था वो लगभग 150 साल तक जो राज कर रहा था वो असफल हो गया, क्योंकि उनको प्रैक्टिकली रूप से प्रूफ कर दिया गया था कि न्यूटन सर गलत बोल रहे हैं। इतने दिनों तक उनका सिद्धांत चला था वो सिर्फ और सिर्फ उनके नाम की वजह से चला था। फिर जो हाइगन्स का तरंग सिद्धांत है, फिर बोला गया था कि हाँ हाइगन्स ने सही बोला है, प्रकाश एक तरंग है। हाइगन्स ने सही बोला है कि प्रकाश क्या एक तरंग है। फिर हाइगन्स की बात को सही क्यों माना गया, तो ये भी बताता हूं बेटा, अभी अभी सुनो। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था टॉमस यंग। नाम तो सुना है आपने, नहीं सुना तो आज तो सुना है ना बेटा। क्या नाम था? टॉमस यंग। सुनो अब देखो, तो सन 1801 में टॉमस यंग ने क्या किया, यानी जो व्यतिकरण का एक प्रसिद्ध प्रयोग किया। इसी चैप्टर में अपन आगे पढ़ेंगे इस प्रयोग को, आज बता रहा हूं बस। 1801 में टॉमस यंग ने क्या किया, व्यतिकरण का एक प्रसिद्ध प्रयोग किया। और उस प्रयोग में यह देखा कि जो प्रकाश है उसकी प्रकृति तरंगवत है, यानी प्रकाश क्या है? तरंग है। यह देखा उस प्रयोग में ऐसा मिला। क्यों? क्योंकि व्यतिकरण की जो घटना थी वो संतोषजनक ढंग से, ठीक है, तभी मिल रही थी जब हम प्रकाश को तरंग माने। क्योंकि अगर प्रकाश को हम पार्टिकल माने तो व्यतिकरण को नहीं समझा जा रहा था। जैसे प्रकाश को पार्टिकल मान के भी व्यतिकरण देखा गया तो उस टाइम व्यतिकरण नहीं समझा जा रहा था। तो व्यतिकरण को कौन समझा रहा था? प्रकाश का तरंग रूप समझा रहा था। फिर क्या हुआ बेटा कि प्रकाश का तरंग रूप समझा रहा है, लेकिन बार बार सवाल ये उठ रहा था कि कोई बात नहीं, चलो ठीक है, प्रकाश तरंग है तो तरंग को तो माध्यम चाहिए। टॉमस यंग ने भी बोला था, व्यतिकरण का अपना प्रसिद्ध प्रयोग किया, उसके बाद बोला कि प्रकाश एक तरंग है। क्योंकि तरंग रूप की बात करें तभी तो व्यतिकरण की घटना हो सकती है, कणीय रूप में तो व्यतिकरण हो ही नहीं सकता। तो फिर टॉमस यंग पे भी ऐसा सवाल आया कि चलो आप बता दो, फिर अगर ये तरंग है तो सन से अर्थ के बीच में जो वैक्यूम है, जो निर्वात है, तो उसमें से ये तरंग कैसे आई? क्योंकि तरंग को तो माध्यम चाहिए। तो फिर बेटा अगले 40 वर्षों तक टॉमस यंग ने क्या किया, अगले 40 वर्षों तक व्यतिकरण और विवर्तन पर प्रयोग चलते रहे। ऐसा होता रहा 40 वर्षों तक कि व्यतिकरण और विवर्तन पर प्रयोग होते रहे। और हर बार यही मिल रहा था कि व्यतिकरण और विवर्तन की घटना
तभी प्रदर्शित हो रही थी, इसको तभी अच्छे ढंग से समझा जा सकता था व्यतिकरण और विवर्तन को, जब हम इसको एक तरंग बोले कि प्रकाश एक तरंग है। ये लगातार 40 साल तक प्रयोग किए गए। क्यों? क्योंकि उस समय तक एक ही बात बाधा उत्पन्न कर रही थी कि तरंग है तो ये फिर निर्वात में क्यों गति कर रही है, यहां तक। फिर 1864 में मैक्सवेल वगैरह की बात हुई थी बेटा। तो मैक्सवेल लेके आए विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। मैक्सवेल क्या लेके आए? विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत लेके आए और इन्होंने इस पूरी चीज को समझाया था। तो अब हम पढ़ेंगे मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। उसके बाद प्लांक का क्वांटम सिद्धांत और डी ब्रोगली का द्वैत प्रकृति का सिद्धांत, वो बिल्कुल छोटे छोटे समझने वाली, उसमें कोई बात है नहीं। बस ये मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत है, इसको अच्छे ढंग से समझ लो बेटा। ठीक है, अब देखो नंबर 3 क्या है? फिर कौन आया? मैक्सवेल आए। मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत ये था। तो जो मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत था ये, इसमें क्या देखा कि मैक्सवेल ने विद्युत और चुंबकत्व, मैक्सवेल ने क्या किया कि विद्युत और चुंबकत्व के नियमों का वर्णन करना था। इनका वर्णन करने के लिए समीकरणों का एक सेट विकसित किया। समीकरणों का एक सेट विकसित किया, यानी इन्होंने समीकरणें दी। ठीक है, और जो समीकरणों का एक सेट विकसित किया था, उन्हीं समीकरणों का इन्होंने उपयोग करके तरंग समीकरण व्युत्पन्न कर दी बेटा। क्या किसका व्युत्पन्न कर दिया? तरंग समीकरण का व्युत्पन्न किया। जो इन्होंने ये नियमों का वर्णन करने के लिए समीकरणों का एक सेट विकसित किया था, इन समीकरणों को इन्होंने यूज में लिया और तरंग समीकरण का व्युत्पन्न कर दिया। ठीक है, ये जो तरंग समीकरण है, आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपके फर्स्ट फिजिक्स में एक चैप्टर है, उसमें डिटेल से पढ़ोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर इन्होंने क्या किया? ऐसा करने के बाद इन्होंने क्या किया? फिर इन्होंने भविष्यवाणी कर दी विद्युत चुंबकीय तरंगों की। फिर इन्होंने क्या की? विद्युत चुंबकीय तरंगों की भविष्यवाणी कर दी बेटा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नाम की भी कोई चीज है, जिसमें विद्युत क्षेत्र के कंपन भी होते हैं और चुंबकीय क्षेत्र के कंपन भी होते हैं। ये आप उस चैप्टर में पढ़ोगे, यहां पे मैं डिटेल में नहीं बोलूंगा बेटा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के कंपन होते हैं, और विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के कंपन आपस में लंबवत होते हैं, और तरंग संचरण की जो दिशा होती है वो इन दोनों के लंबवत होती है। वो आप उस चैप्टर में पढ़ोगे, मैं चर्चा नहीं करूंगा। आप वैसे तो देख ही चुके हो कि परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के कारण चुंबकीय क्षेत्र और परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, ये तो आप देख चुके हो। फिर इन्होंने क्या किया कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की भविष्यवाणी कर दी। फिर ये जो तरंग समीकरण है, इन्होंने क्या किया? ये जो तरंग समीकरण है इसका यूज किया, और जो तरंग समीकरण है इससे ये जो विद्युत चुंबकीय तरंग है इसका इससे
इन तरंग वेग की गणना की, कैलकुलेशन की बेटा। मैक्सवेल ने जो तरंग समीकरण सत्यापित की थी, तरंग समीकरण का जो व्युत्पन्न किया था, उस तरंग समीकरण को काम में लेकर, उस इक्वेशन को काम में लेकर इन्होंने विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग की गणना की, यानी इस तरंग का वेग निकाला समीकरण की सहायता से। अब मिला क्या कि बेटा जो तरंग वेग प्राप्त हो रहा था, जो गणना की उससे जो तरंग वेग प्राप्त हो रहा था, वो जो प्रकाश की चाल मापी गई थी, क्या बेटा, प्रकाश की चाल जो मापी गई थी, उस मापी गई चाल के मान के ये अत्यंत निकट था। जो ये तरंग समीकरण से जो तरंग वेग का मान आया था ना, विद्युत चुंबकीय तरंग का, विद्युत चुंबकीय तरंग का जो वेग आया था इस समीकरण से, उस तरंग वेग का मान वो मिला जो प्रकाश की चाल मापी गई थी उस मान के बहुत ज्यादा क्लोज मिला, यानी लगभग बराबर ही मिला। समीकरण से निकाला, तो समीकरण से निकाला है वो तो मान सैद्धांतिक मान है बेटा, गणना करके निकाला है, कैलकुलेशन करके निकाला है, वो मान क्या है, सैद्धांतिक मान है। और जो चाल मापी गई है वो प्रैक्टिकली मान है। तो ये तरंग समीकरण से जो सैद्धांतिक मान प्राप्त किया था हमने, वो इस प्रायोगिक मान के बहुत ज्यादा क्लोज था। तो फिर ऐसा बोला गया कि जो सैद्धांतिक वैल्यू है वो भी प्रैक्टिकली वैल्यू के लगभग बराबर आ रही है। तो मैक्सवेल सर क्या बोल रहे हैं, फिर तो सही बोल रहे हैं। इतना बोलते ही मैक्सवेल सर ने बोल दिया कि प्रकाश है ना, जो लाइट है वो क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग का ही एक पार्ट है। कहने का मतलब जो प्रकाश है वो क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। और फिर मैक्सवेल ने ये बोल दिया कि विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए तो माध्यम की आवश्यकता है ही नहीं। विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण के लिए, यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक संचरित होने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं है। और प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो प्रकाश के लिए भी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। यानी प्रकाश एक तरंग है, लेकिन नॉन मैकेनिकल वेव है, यांत्रिक तरंग नहीं है। यांत्रिक तरंग जिसको माध्यम की जरूरत होती है, ये क्या है, अयांत्रिक तरंग है। यानी सूर्य और अर्थ के बीच कई किलोमीटर तक निर्वात होने के बाद भी प्रकाश आ सकता है, क्योंकि प्रकाश एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये किसने बोला, मैक्सवेल ने अपने विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत के आधार पर। ठीक है, फिर मैक्सवेल ने भी प्रकाश को एक तरंग बताया। हाइगन्स ने भी क्या बताया, तरंग, लेकिन हाइगन्स ने बताया यांत्रिक तरंग जिसको माध्यम की जरूरत होती है। मैक्सवेल ने बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और यह चीज भी थी रे कि प्रकाश निर्वात में गति कर रहा है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निर्वात में भी तो गति कर सकती है। तो इनकी बात सही मानी गई। अब इनकी सफलता क्या थी, इनकी सफलता वही थी, देखो हाइगन्स ने तरंग लेके जो समझाया, तो इन्होंने भी तो तरंग ली है। तो ये भी वही परावर्तन की व्याख्या करते हैं, अपवर्तन की व्याख्या, व्यतिकरण विवर्तन, यहां पे एक्स्ट्रा क्या आया, एक इन्होंने ध्रुवण की भी व्याख्या कर दी। परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण विवर्तन की तो की है, लेकिन इन्होंने ध्रुवण की भी व्याख्या कर दी। ध्रुवण की व्याख्या हाइगन्स का तरंग सिद्धांत नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि ध्रुवण हमने बोला ना एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टी है, और इन्होंने बोला कि प्रकाश तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इनकी असफलताएं क्या थी, मैं इधर लिख दूं, असफलताएं क्या थी। इनकी असफलताएं ये थी बेटा कि ये प्रकाश विद्युत प्रभाव को नहीं समझा सके। किसको नहीं समझा सके, प्रकाश विद्युत प्रभाव को नहीं समझा सके, क्वांटम प्रभाव को नहीं समझा सके। ये इनकी असफलताएं थी। ये प्रकाश विद्युत प्रभाव तो आपके एक अलग चैप्टर है, फिजिक्स में आप पढ़ोगे तो पता लगेगा। ठीक है, ये छापो, मैं तब तक देख लेता हूँ क्लास अपनी सही चल रही है कि नहीं। अब दो छोटे छोटे सिद्धांत है, बस 1 घंटा 25 मिनट ही हुए है ना बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टाइम काफी है अपने पास, घबराने वाली कोई बात है नहीं।
अब क्या आया, अब आएगा बेटा प्लांक का क्वांटम सिद्धांत की बात करेंगे हम। क्या करेंगे, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत की बात करेंगे। तो प्लांक ने क्या बोला था आप सब जानते हो, ठीक है, केमिस्ट्री में भी पढ़ चुके हो, तो फिर ज्यादा दिक्कत वाली बात तो है नहीं। और आप इतना तो जानते हो ना कि प्रकाश क्या है, ऊर्जा का एक रूप है, यानी ये बात तो हम रे ऑप्टिक्स में अच्छे ढंग से कर चुके हैं। और यहां पे तरंग क्या है, एक एनर्जी तो है, तरंग क्या है, एक एनर्जी तो है, ऊर्जा का संचरण ही तो है, ठीक है ना। तो यहां पे हमने किसकी बात की है, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत की। ये लो नंबर 4, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने ये बोला कि देखो जो इस सिद्धांत के अनुसार क्या है, जो प्रकाश ऊर्जा है, प्रकाश ऊर्जा यानी प्रकाश समझ लो आप, इसका किसी से उत्सर्जन हो, जैसे प्रकाश स्रोत से क्या होता है, इसका उत्सर्जन होता है। जैसे प्रकाश स्रोत, मैं यहां पे किसी बल्ब वगैरह की बात कर दूं तो यहां से प्रकाश का क्या होगा, उत्सर्जन होगा। तो इन्होंने बोला प्रकाश ऊर्जा का उत्सर्जन हो या अवशोषण, वो फोटोन के रूप में होता है। इन्होंने बोला कि अगर प्रकाश स्रोत से कोई प्रकाश निकल रहा है तो वो प्रकाश फोटोन के रूप में निकलेगा। अगर उस प्रकाश का अवशोषण हो रहा है तो वो भी फोटोन के रूप में होगा, तरंग रूप में नहीं होगा। फोटोन, फोटोन का मतलब बेटा पैकेट, जैसे बाजार में दूध के पैकेट मिलते हैं ना, वैसे यहां पे उतना बड़ा पैकेट नहीं है, एक छोटा सा पैकेट लिया है ये। फोटोन क्या होता है, प्रकाश ऊर्जा का छोटा पैकेट होता है। प्रकाश ऊर्जा का एक छोटा पैकेट, जिसको क्या बोला जाता है, फोटोन। ठीक है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा यहाँ पे। फोटोन की ऊर्जा E = h होती है, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आप डिटेल से पढ़ोगे। ठीक है, ये अपने एनसीईआरटी में तो था ही नहीं प्लांक, लेकिन फिर भी मैंने चर्चा की है। तो इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश ऊर्जा का उत्सर्जन हो चाहे अवशोषण हो, वो ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट के रूप में होता है। यानी जैसे इनको पार्टिकल, फोटोन को पार्टिकल नहीं बोल सकते, है एज ए पार्टिकल की तरह ही है, पार्टिकल की तरह छोटे छोटे अमाउंट में, यानी प्रकाश ऐसे छोटे छोटे पैकेट के रूप में जाएगा। ऐसे नहीं, तरंग का मतलब तो एक साथ, बीच से टूटे ना, और इसके अनुसार ऐसे छोटे छोटे पैकेट के रूप में जाए। ठीक है, एक तो पूरा बड़ा बर्तन है, उससे आप दूध गिराओगे नीचे, एक छोटे छोटे पैकेट फेंकोगे दूध के। तो इन्होंने ये बोला था, ये छोटा सा प्रकाश का पैकेट है, यानी फोटोन के रूप में प्रकाश ऊर्जा ऐसे। अब इसकी सफलता क्या थी, इसकी सफलताएं ये थी कि इन्होंने समझा दिया बेटा प्रकाश विद्युत प्रभावों को। इन्होंने किसको समझाया, प्रकाश विद्युत प्रभावों को। और इन्होंने समझाया कॉम्पटन प्रभाव को। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत है, उसने व्याख्या कर दी प्रकाश विद्युत प्रभाव की और कॉम्पटन प्रभाव की। तो इसकी असफलता क्या थी, देखो बेटा, इन्होंने फोटोन बोला है एज ए पार्टिकल। वैसे अपन पार्टिकल बोल नहीं सकते इसको, कण, यानी कण की तरह ही है। तो इसने प्रकाश विद्युत प्रभाव और क्वांटम प्रभाव को समझाया, लेकिन तरंग तो नहीं है। लेकिन ये क्या नहीं समझा सका बेटा, इन्होंने ना तो परावर्तन को समझाया और अपवर्तन को भी नहीं समझाया और व्यतिकरण को भी नहीं समझाया, विवर्तन को भी नहीं समझाया,
ध्रुवण की भी व्याख्या नहीं कर सके, तो ये इनकी असफलता थी। असफलता कैसे थी, सुनो बेटा, ये भी प्रकाश की फिनोमिना है, ये एक्सरे से रिलेटेड है लेकिन है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से रिलेटेड। ये भी प्रकाश की घटना है, घटनाएं ये भी हो रही है और ये भी हो रही है, घटनाएं तो दोनों हो रही है, लेकिन इस हिसाब से तो सिर्फ ये घटना, अगर तरंग सिद्धांत माने तो ये नहीं समझा सके, और फोटोन रूप माने तो ये समझा के ये नहीं समझा सके। तो फिर डी ब्रोगली का द्वैत प्रकृति का सिद्धांत आया। मैं यहीं पे बता देता हूं बेटा, इस साइड ही 5 नंबर क्या था, डी ब्रोगली का द्वैत प्रकृति का सिद्धांत। इन्होंने क्या बोला कि प्रकाश बेटा जी डबल नेचर रखता है, यानी प्रकाश क्या रखता है, द्वैत प्रकृति। इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है, यानी डबल नेचर होता है। द्वैत प्रकृति कौन कौन सी, यानी प्रकाश की कणीय प्रकृति भी होती है और प्रकाश की तरंगीय प्रकृति भी होती है, दोनों रखता है, कणीय प्रकृति और तरंगीय प्रकृति दोनों रखता है। अब डी ब्रोगली का जो द्वैत प्रकृति का सिद्धांत है उसके अनुसार जो कणीय प्रकृति है वो तो इनको समझाती है, ठीक, और तरंग प्रकृति इनको समझाती है। डी ब्रोगली ने बोला चलो झगड़ा खत्म करो, लाइट पार्टिकल भी है वेव भी है, सबका काम बन जाएगा। और उनकी बात सही भी थी, क्योंकि प्रकाश की कुछ घटनाएं तो तरंग समझा रही थी और कुछ घटनाएं कण समझा रहे थे, तो कण भी माना और उन्होंने तरंग भी माना, तो ये झगड़े सारे खत्म हो गए। आज हमने पढ़ी है प्रकाश की प्रकृति को, ठीक है, और बेटा कल मैं लेके आऊंगा वेव फ्रंट की बात करेंगे, तरंगागर की, हाइगन्स का द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत। उसके बाद हम परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या पढ़ेंगे, जो बोर्ड के हिसाब से वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए इस क्लास को अच्छे ढंग से देखना, उसके बाद आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ना, आपको अच्छा फील आएगा बेटा, ठीक है। और हमारी जो एनसीईआरटी की बुक है वो हमें बहुत कुछ सिखाती है, तो अभी से हमें ऐसा करना है कि एनसीईआरटी की बुक को बहुत अच्छे ढंग से हम रीडिंग करें, ताकि 12th का एग्जाम क्या कोई भी एग्जाम हो आप सबसे आगे रहोगे, ठीक है बेटा। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे ढंग से पढ़ते रहिएगा।